अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर खान बहादुर। आप मुझे लाइव सुन रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे मेरे यूट्यूब चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय खान के थ्रू लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। सही है। आज का लेक्चर है मेन डिविएशन फ्रॉम कंटिन्यूस डेटा। अब तक हमने मेन डिविएशन फॉर इंडिविजुअल डेटा किया हुआ है, जिसमें हमने मीन डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन कंप्यूट किया हुआ है, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन भी कंप्यूट किया हुआ है और मीन डिविएशन फ्रॉम मॉड भी कंप्यूट किया हुआ है। सही है। उसके बाद हमने मीन डिविएशन फॉर डिस्क्रीट डेटा भी किया हुआ है। उसमें भी हमने मीन डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट डेटा, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डिविएशन फ्रॉम मॉड किया हुआ है। आज हम कंटिन्यूस ग्रुप डेटा ले लेते हैं, कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में फ़र्क नहीं होता। वो जब हम क्लासेस से कंटिन्यूस केस में जब जो क्लासेस होते हैं ना, उससे जब एक्स को फाइंड आउट करते हैं, एक्स को ले लेते हैं, जो मिड पॉइंट होता है हर क्लास का वो हम ले लेते हैं क्या, एक्स। सही है। तो जब हम उन क्लासेस से वो एक्स कैलकुलेट कर देते हैं तो फिर उसके बाद कैलकुलेशन जो है ना कंटिन्यूस केस में और डिस्क्रीट केस में एग्जैक्टली सेम हो जाता है। सही है। द ओनली डिफरेंस इज लाइंग इन द कंप्यूटेशन ऑफ एक्स इन केस ऑफ कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। जब हम एक्स कंप्यूट करते हैं जिसे हम मिड पॉइंट कहते हैं, सही है, और सारे क्लास के लिए मिड पॉइंट्स और इस तरह क्लास मार्क्स भी कहते हैं। सही है। द कंप्यूटेशन ऑफ एक्स फ्रॉम द कंटिन्यूस क्लासेस इज कॉल्ड व्हाट, क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट्स। तो जब हम कंटिन्यूस केस में क्लासेस से एक्स पॉइंट आउट करते हैं ना, तो उसके बाद सारा प्रोसीजर कंटिन्यूस केस का और डिस्क्रीट केस का एग्जैक्टली सेम हो जाता है। सही है। फार्मूले भी सेम हो जाती है। सही है। अच्छा, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं, वो जल्दी जल्दी हम कर लेंगे। आज हम ले लेते हैं एक एग्जांपल आपके बुक से, वो है कंटिन्यूस डेटा पे। सही है। तो उस पर ज़रा जल्दी से वो कैलकुलेशन करवाते हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मीन डिविएशन फ्रॉम कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। सही है। तो इस पर अभी एग्जांपल लिख देते हैं। क्लासेस, सो दीज आर द कंटिन्यूस क्लासेस and now we have the corresponding frequencies for each class. So these are the corresponding frequencies. Now in order to compute mean deviation from the arithmetic mean, what do we need? Okay, let me write the formula first. Mean deviation from arithmetic mean, चलो AM में लिख देता हूँ। सही है। तो इस केस में फार्मूला क्या जाएगा, फार्मूला आ जाएगा MD is equal to summation f x minus AM absolute divided by summation f. So this is the formula of mean deviation from the arithmetic mean in case of continuous group frequency distribution. So if we focus upon this formula, so this is exactly the same as that we had in case of discrete frequency distribution. So if we focus upon this formula, so what do we need? We need x, but if you get the data set, see there is no x at all. तो हमने x फाइंड करना है। तो जब हमारे पास कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें हम एक्स किस तरह फाइंड करते हैं, हर क्लास का मिड पॉइंट लेते हैं। सही है। तो उसी पर हम क्या कहते हैं, क्लास मिड पॉइंट्स और क्लास मार्क्स फॉर ऑल द क्लासेस, क्लास मिड पॉइंट्स और क्लास मार्क्स। तो अभी क्या करते हैं, अभी एक्स कंप्यूट करते हैं, क्लास मिड पॉइंट्स और क्लास मार्क्स। दिस विल बी एक्स। सो एक्स क्या है, इन दोनों का बीच। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो वी विल गेट 122। देन इफ वी ऐड 127 and 135 and divide their total by 2, so we will get 131. Next 140. So these are the values for the variable x. These are the midpoints of the classes, or these are the class marks of the classes. फार्मूले में हमें क्या चाहिए था, x चाहिए था, तो x तो हमने कंप्यूट किए। सही है। नेक्स्ट क्या चाहिए, अरिथमेटिक मीन चाहिए। तो अरिथमेटिक मीन के लिए हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, समीशन f x डिवाइडेड बाय समीशन f। तो समीशन एफ एक्स के लिए हमने क्या करना है, हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। एफ की फर्स्ट वैल्यू को एक्स की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह एफ की दूसरी वैल्यू को एक्स की दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द कॉलम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ एंड एक्स। ओवर हियर वी नीड समीशन एफ एक्स। सो इफ वी ऐड देम ऑल, सो सिंबॉलिकली दिस विल बिकम समीशन एफ एक्स एंड न्यूमेरिकली दिस विल बिकम 5879। ये तो हो गया, न्यूमरेटर तो हो गया। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में समीशन f चाहिए। सो फॉर दैट वी हैव टू ऐड ऑल द फ्रीक्वेंसीज। सो सिंबॉलिकली दिस विल बिकम समीशन f एंड न्यूमेरिकली if we add them all, so numerically this will become 40.
अरिथमेटिक मीन विल इक्वल टू 5879 डिवाइड बाई समीशन एफ। तो ये समीशन एफ न्यूमेरिकली इस चीज का बराबर है, तो 40। सो दिस इज arithmetic mean. If we further simplify it, so what we will get? Arithmetic mean will equal to 146.975. Now this is the arithmetic mean. We have computed x, we have calculated arithmetic mean. Now what do we need? We need the deviations, the subtractions, the differences of all the values of the variable x from their corresponding mean, arithmetic mean. तो अभी कौन सा कलम हमने बनाना है? हमने x माइनस अरिथमेटिक मीन वाला कलम बनाना है। ये होगा x माइनस अरिथमेटिक मीन। x होगा 122 माइनस ये होगा 146.975। तो इससे क्या जाएगा? मैं साथ साथ एब्सोल्यूट भी ले लेता हूं। जो नेगेटिव नंबर आएगा वो मैं डायरेक्टली पॉजिटिव ही लूंगा। पिछले लेक्चर्स में हमने किया हुआ है ना कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव ले लेना, सही है। तो ये चूंकि अगर आप देख ले 122 है, ये 146 है, 146 122 से बड़ा है, इसका रिजल्ट क्या जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन चूंकि एब्सोल्यूट की वजह से हम पॉजिटिव लेंगे, तो इसका कौन सा आंसर आता है? तो 24.975। नेक्स्ट क्या जाएगा? एंड फाइनली this will be 176 minus 146.975. So this will give us 29.025. In the next column, now what we will do? We will find the multiplication of this and f. सही है? So next column will become, this is the column of the product of f and x minus arithmetic mean absolute. If we focus upon this formula, what do we need? We need the total of this column. अगर इस column को total करना है, तो symbolically this will become summation f into x minus arithmetic mean absolute. So numerically this will become 435.350. So this is the total of this column. अभी इस फार्मूला में हमने क्या करना है? इसी फार्मूले में हमने ये वैल्यू डालनी है, सही है। So this will become 435.350 divided by summation f. So summation f is 40. If we divide these two, we will get 10.88. This is the mean deviation from the arithmetic mean for continuous group data. तो अगर आप देख लेना, these were the continuous classes, सही है। और जब हमने x को फाइंड आउट किया, तो उसके बाद कैलकुलेशन सारा का सारा वही है जो हमने डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन केस में किया हुआ था, सही है। तो लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जब हम इन क्लासेस से x को फाइंड आउट कर देते हैं ना, तो उसके बाद जो कैलकुलेशन होता है ना, वो सारा का सारा क्या हो जाता है? एग्जैक्टली सेम होता है, स्पेशली इन केस ऑफ द अरिथमेटिक मीन, आई मीन इन केस ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, सही है। नेक्स्ट हम फाइंड कर देते हैं मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। तो इस केस में फार्मूला किया जाएगा समीशन f into x minus median absolute divided by summation f. This is the formula of mean deviation from the median. If we focus upon the formula, what do we need inside the vertical bars? We need x minus median. So we do have x over here, but we don't have median. So for that, we have to compute median. The computation of median in case of continuous group data. We have already discussed it in our lecture. See? So if you have any problem, any confusion, so you can consult those previous lectures related to median. See? Which are available on my YouTube channel, Statistics by Khan. अच्छा, तो अभी मीडियन के लिए हमने क्या करना है? तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया था कि इंडिविजुअल डेटा में जब हम मीडियन फाइंड कर देते हैं ना, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? वो डेटा अरेंज करना पड़ता है। पहला स्टेप क्या होता है? डेटा अरेंज करना, सही है। और अगर ग्रुप डेटा हो, चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूस हो, सही है, तो उसमें अगर क्लासेस ऑर्डर में हो तो फिर हमें अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अरेंज है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन पहला स्टेप कौन सा करना पड़ता है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, इफ यू डू रिमेंबर, सही है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने अगर मीडियन फाइंड करना है ना, तो डेटा लिखने के बाद सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो अभी हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज वाला कॉलम बनाएंगे, सही है। सो दिस विल बी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सो दीज आर द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, सही है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मीडियन इज टू लोकेट द मीडियन क्लास, सही है। सो फॉर दैट वी नीड व्हाट? दिस थिंग, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ, इधर चूंकि हमने f यूज किया हुआ है तो हम n की जगह समीशन f लिखेंगे। सो दिस विल बिकम समीशन f डिवाइडेड बाय 2 से क्यों करते हैं? क्योंकि मीडियन है, दो हिस्से हमने बनाने हैं, सही है। तो अभी इस फार्मूले में वैल्यूज डालनी है।
सो मीडियन विल बिकम व्हाट, मीडियन साइज ऑफ ये 40 हो जाएगा, समेशन एफ की जगह 40 डिवाइडेड बाय 2 आइटम। और अगर इसको हम फर्दर सॉल्व कर देते हैं, सो दिस विल बिकम मीडियन साइज ऑफ 20th आइटम। तो अभी मीडियन क्लास, द क्लास दैट कंटेन्स 20th ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन क्लास, सही है। तो अभी हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखना है, अगर 20 एग्जैक्टली इधर है तो उसके अगेंस्ट जो क्लास है वो लेना है। अभी इधर कोई एग्जैक्टली 20 नहीं है, लेकिन इन अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज में, इन अवेलेबल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में 20 की फौरन बाद कौन सा नंबर आता है, 29 आता है। तो 29 के अगेंस्ट जो क्लास है, सही है, दिस इज 29, दिस इज द 4th क्लास एंड दिस इज द 4th क्लास, सो दिस इज द मीडियन क्लास, दिस इज द मीडियन क्लास। अभी अगर हम देख लेना तो इनमें इन्फिनिट नंबर्स आते हैं, 145 से लेकर 153 तक इन्फिनिट नंबर्स है, डेसिमल वाली और इंटीजर सारे अगर हम मिलाते हैं ना तो इन्फिनिट बन जाते हैं। हमें तो मीडियन में सिंपल नंबर चाहिए होता है, सही है। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे। जब हमने मीडियन पे लेक्चर ली थी ना तो उसमें मैंने भी बता दिया है कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन। इस क्लास के बीच वही मीडियन वाला नंबर ढूंढ निकालना, इसको क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन। तो अभी हम इंटरपोलेशन करेंगे। तो इंटरपोलेशन का फार्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस आई ओवर एफ into summation f divided by 2 minus c. So this is the formula for the interpolation of median from the median class. मैं आपको बताता था कि कब हमने क्लास लिमिट्स को और क्लास बाउंड्रीज को देखना है और कन्वर्ट करना है, कि कब हमने क्लासेस पे फोकस करना है कि आया ये क्लास लिमिट्स है या क्लास बाउंड्रीज है, और कब हमने अगर क्लास लिमिट्स थी तो क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है। वही वक्त यही भी है कि जब हमारे पास किसी फार्मूले में उन लिमिट्स का यूज आया हो या उन लिमिट्स का यूज आता हो, चाहे लोअर लिमिट हो चाहे अपर लिमिट हो, तो हमने फिर देखना है कि अच्छा ये क्लास लिमिट्स है या क्लास बाउंड्रीज है। तो अगर क्लास लिमिट्स थी तो क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है, और अगर क्लास बाउंड्रीज थी तो बस ठीक है, फिर तो हमें चाहिए होती है, सही है। तो अब इस केस में अगर हम देख ले, सो दीज आर क्लास लिमिट्स बिकॉज द अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास इज नॉट एग्जैक्टली द सेम टू द लोअर लिमिट ऑफ द succeeding class or the current class, सही है, एक दोनों exactly same नहीं है। So for that now we will transform these classes into class boundaries. So now we are going to transform, if we are computing median and we need the use of lower limit, so we have to transform these class limits into class boundaries. So for that purpose now we are going to transform these class limits into class boundaries. So class boundaries, for class boundaries we have repeated it so many times previously in those lectures related to quartiles and percentiles, deciles, median even. तो वही तरीका है, सही है। अभी क्लास बाउंड्रीज को, इन क्लास लिमिट्स को अगर क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है तो क्या तरीका है, चलो मैं दोहराता हूँ। इस सेकंड क्लास से, मतलब आने वाली क्लास से, सक्सीडिंग क्लास की लोअर लिमिट से, सही है, प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कहने का मतलब ये कि इस केस में 127 से 126 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो आंसर आ जाता है उस आंसर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 हिस्से करेंगे, सही है। 2 से क्यों करते हैं, 2 हिस्से करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि फिर हमने इस लोअर लिमिट से वही आंसर सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट के साथ ऐड करना है। तो सो बाय डूइंग सो वी गेट क्लास बाउंड्रीज फ्रॉम क्लास लिमिट्स, सही है। तो यही है, 127 से अगर हम 126 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है, 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दे तो 0.5 आता है। तो 0.5 को हर लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और हर अपर लिमिट के साथ ऐड करेंगे। और ये भी देखना है ना, हर प्रीवियस क्लास के अपर लिमिट और सक्सीडिंग क्लास के लोअर लिमिट का अगर डिफरेंस 1 था तो फिर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर हर क्लास में ये नहीं था कि कहीं पे 1 था कहीं पे 2 था, तो फिर हमने हर क्लास के लिए वो ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर 0.5 को 118 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना तो क्या जाएगा 117.5, सही है। अगर 126 के साथ 0.5 ऐड किया जाए तो क्या जाएगा 126.5, सही है। इस तरह 127 से अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यह जाएगा 126.5, और अगर 135 के साथ ऐड कर देते हैं तो क्या जाएगा 135.5, सही है। अभी देखो एग्जैक्ट मैच आ गया, सही है। नेक्स्ट ये आ जाएगा, और फाइनली ये आ जाएगा 171.5
and 179.5. So now these are the class boundaries. अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज डालनी है. So L, अभी L कौन सा है? ये मीडियन क्लास जो आया है ना, ये अभी इसको कंसीडर नहीं करते, अभी इधर फोर्थ क्लास लेंगे. So this is median class now. सही है, this is median class. सही है? ओके, तो L का क्या मतलब है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. सही है, तो ये आ जाएगा मीडियन L की जगह 144.5 प्लस I की जगह इंटरवल कितना है? 9 है ना, ये इंटरवल 9 है ना, हर क्लास के बीच गैप कितना है? 9 है. दिस इज द इंटरवल एंड विच इज इक्वल टू 9. अभी F का क्या मतलब है? इस क्लास का फ्रीक्वेंसी 40 नहीं, इसी क्लास का सादा फ्रीक्वेंसी ये 12 है. सही है, इस F का क्या मतलब है? इस F का मतलब ये है जो मीडियन क्लास आया हुआ है ना, उसका एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, सादा फ्रीक्वेंसी. तो सादा फ्रीक्वेंसी या एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी इस क्लास की क्या है? वो है 12. सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 12. सही है, समेशन F वही 40 डिवाइड बाय 2 माइनस C कौन सा है? जो मीडियन क्लास है ना, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, उससे पहले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं. ये जरा याद करना चाहिए आपने. सही है, F क्या है? F सादा फ्रीक्वेंसी है. तो ये मीडियन क्लास है, ये मीडियन क्लास है, तो इसकी सादा फ्रीक्वेंसी 12 है. सही है, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी 12 है. सही है, और हमने C को कौन सा लेना है? जो मीडियन क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, लेकिन उससे पहले क्लास की जो इधर 17 है. सो दिस विल बिकम 17. अभी सिंप्लीफाई करना है फर्दर. सो दिस विल बिकम मीडियन, दिस विल बी 144.5 प्लस 9 ओवर 12, और इससे आ जाएगा 20 माइनस 17. 144.5 प्लस 9 ओवर 12, और इससे आ जाएगा 3. सिंप्लीफिकेशन के बाद दिस विल बिकम मीडियन, दिस विल बिकम 144.5 प्लस इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 9 ओवर 4 आ जाएगा. अभी इधर मीडियन क्या आ जाएगा? अभी आ जाएगा 144.5 प्लस ये क्या जाएगा? अगर हम 9 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा 2.25. द फाइनल रिजल्ट फॉर द मीडियन विल बिकम 146.75. सो दिस इज द मीडियन. तो ये आ गया मीडियन. सही है, अभी फार्मूले को देखो, अभी हमने x और मीडियन का डिफरेंस ले लेना है. सही है, और फिर उसका एब्सोल्यूट ले लेना है. तो दिस विल बिकम x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट. इसका क्या मतलब है? x की वैल्यू क्या है? 122 माइनस मीडियन क्या है? 146.75. अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 24.75, लेकिन हमने माइनस नहीं लिखना है क्योंकि हमने एब्सोल्यूट लिया हुआ है. तो ये क्या जाएगा? 24.75. नेक्स्ट क्या जाएगा? 131 माइनस 146.75, तो ये आ जाएगा 15.75 आ जाएगा ना. फाइनली 176 माइनस 146.75, so this will become 29.25. so this is the column. ये चीज आ गया. लेकिन अभी आप देख लेना, इधर हमें क्या चाहिए? हमें if और इसका मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए ना, if और इस चीज का मल्टीप्लिकेशन चाहिए. तो अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं? नेक्स्ट ये फाइंड कर देते हैं, if into x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट. अभी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 3 and 24.575 को मल्टीप्लाई करना है आपस में, फिर 5 और 15.75 को मल्टीप्लाई करना है आपस में. सही है, तो इसी तरीके से सारों को, if के सारे वैल्यूज को x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट की सारे वैल्यूज की, मतलब जो पेयर वो करने हैं. अच्छा, तो अगर हम 3 को 24.75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमें क्या देगा? 74.25. फिर अगर हम 5 को 15.75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? 78.75. नाउ लुक एट द फार्मूला. व्हाट डू वी नीड? वी नीड द टोटल ऑफ इफ टाइम्स x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट. मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया हुआ है इसका टोटल हमें चाहिए. अगर हम इन क्वांटिटीज को ऐड कर देते हैं, सही है, तो ये हमें देगा क्या? 436.5. अभी इस फार्मूले में ये वैल्यूज डालने हैं, तो ये फार्मूला MD वाला क्या जाएगा? MD आ जाएगा समीशन f इंटू x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट की जगह 436 डालेंगे डिवाइड बाय 40. सो मीन डिवीजन क्या जाएगा? 10.91. सो दिस इज the mean deviation from the median in case of continuous group frequency distribution. See, so this is the way, by this way you can find
the mean deviation from the median, and finally we are left with what? With mean deviation from the mode. तो mean deviation from mode अभी करते हैं. अभी finally हमने mean deviation from mode find करना है in case of continuous group frequency distribution. ये आ जाएगा MD is equal to summation F into x minus mod absolute divided by summation F. This is the formula for the mean deviation from mode in the case of continuous group frequency distribution. अभी हमने mode find करना है. mode के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है? model class find करना है. और model class कौन सा होता है? In case of continuous group data, a class against the maximum frequency of a data set is the model class. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसीज में कौन सा है? सादा फ्रीक्वेंसीज में वो 12 है. तो 12 के अगेंस्ट ये क्लास लिमिट्स वाला नहीं, ये क्लास बाउंड्रीज वाला क्लास लेंगे. जिस क्लास में मीडियन आया हुआ है ना, वो उसमें मॉड भी आता है. इधर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी में 12 है ना, तो इसके अगेंस्ट जो क्लास है ये मॉडल क्लास भी है. सही है. तो अभी मॉड वाला फार्मूला इधर लगाएंगे. अभी ये भी इंटरपोलेशन है. सही है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अभी मॉड को इंटरपोलेट करेंगे, क्योंकि इस क्लास में बहुत सारे नंबर्स है. सही है. और मॉड क्या है? वो एक सिंगल नंबर होता है. सही है. इंटरवल नहीं होता है. मॉड, मीडियन और अरिथमेटिक मीन ये सिंगल नंबर मेजर होता है. तो अभी इसके लिए हमने क्या करना है? हमने मॉड को क्या करना है? हमने मॉड को इंटरपोलेट करना है. मॉड का फार्मूला क्या है? इधर L प्लस Fm माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2Fm माइनस F0 माइनस F1 मल्टीप्लाइड बाई I. तो अभी इधर वैल्यूज डालो. तो ये आ जाएगा L क्या है? L है जो ये 144.5 प्लस Fm क्या है? 12 माइनस अभी Fm क्या है? Fm इज द एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. F0 क्या है? जो मॉडल क्लास है ना, उससे पिछली क्लास, वो F0 है. और F1 क्या है? जो मॉडल क्लास है ना, उसके बाद जो क्लास आता है उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? F1. सो दिस विल बिकम Fm क्या है? 12, F0 क्या है? 9, नीचे 2 टाइम्स Fm 12 माइनस F0 9 माइनस F1 5 मल्टीप्लाइड बाई 9. इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 144.5 प्लस इससे 3 आ जाएगा. इससे इन दोनों को माइनस माइनस को ले लेते तो माइनस 14 आ जाएगा, और इससे 24 आता है तो 18 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 9. Finally, if you simplify this, so this will give us what? 2.7. If we add 2.7 with 144.5, so this will give us 147.2. तो ये आ गया मॉड. अभी हमने क्या करना है? ये मॉड वाला फार्मूला है, ये मीन डिविएशन फ्रॉम मॉड वाला फार्मूला है. सही है. अभी हमने x और मॉड का डिफरेंस निकालना है और उसका एब्सोल्यूट लेना है. अभी नेक्स्ट क्या जाएगा? नेक्स्ट आ जाएगा x माइनस मॉड एब्सोल्यूट. अभी x से क्या वैल्यू? 122 माइनस मॉड 147.2, इससे क्या जाएगा? 25.2. फिर नेक्स्ट क्या जाएगा? 131 माइनस 147.2, यह देगा 16.2. एंड फाइनली 176 माइनस 147.2, ये हमें क्या देगा? 28.8. अभी फाइनल कॉलम हमने कौन सा कंस्ट्रक्ट करना है? इसको f से मल्टीप्लाई करना है. फाइनल कॉलम f इंटू x माइनस मॉड एब्सोल्यूट. तो अभी 3 को मल्टीप्लाई करना है 25.2 से 75.6. नेक्स्ट 5 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 16.2, 81. Finally 2 multiplied by 28.81, 57.62. When we multiplied the values of f with the corresponding values of x minus mod absolute, so we got these values, these quantities. Abhi finally we have to add them all. So ये क्या जाएगा? Symbolically this will become summation f into x minus mod absolute. Our numerically क्या जाएगा? 433.82. So this is what? This is summation f into x minus mod absolute. The final step is what? 433.82 divided by 40. अगर इसको divide कर देते हैं ना, इससे क्या जाएगा? 10.84. So this is the final answer of mean deviation from the mod in case of continuous group frequency distribution. So all these were the cases of mean deviation. The first one was from arithmetic mean.
द सेकंड वन वाज फ्रॉम द मीडियन एंड द थर्ड वन वाज फ्रॉम द मॉड। सही है, तो यही तरीका है अगर हमने मीन डिविएशन कंप्यूट करना है इन केस ऑफ कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। सो दिस इज द वे। सही है, और हमने तीनों से कर दिए। ठीक है, कोई मसला? ओके, थैंक यू सो मच।